AIB परीक्षा 20 में बैठने वाले सभी परीक्षार्थियों को परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। आप परीक्षा सावधानीपूर्वक दें। आज ही आप अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर की ओर प्रस्थान कर जाएं। कल के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि कुछ परीक्षार्थियों की जो मेरे पास सूचना आई है, उनका ये कहना है कि हम कल सुबह मॉर्निंग में निकल जाएंगे, 4 बजे निकल जाएंगे, गाड़ी से निकल जाएंगे। देखो, इसके भरोसे नहीं रहे। कुछ कोहरा भी जमा हुआ है रास्ते में, और सुबह सुबह जो है थोड़ी रिस्क रहती है जाने में। इसलिए कोशिश करें कि आज ही आप अपने अपने सेंटर पर निकल जाइए। जैसा कि ज़्यादातर परीक्षार्थियों का जो सेंटर है जोधपुर और जयपुर है, तो आप जो जोधपुर में जाने वाले परीक्षार्थी, तो वहाँ उम्मेद पैलेस के पास एक यूथ हॉस्टल है, वहाँ आप ठहर सकते हैं। वहाँ जाके आप रात्रि में अगर पहुँच सकते हैं तो वहाँ स्टूडेंट को बहुत कम चार्ज में रहने का मिलता है, यानी लगभग 75 रुपये एक स्टूडेंट पर लगता है। तो वहाँ आप जाकर ठहर सकते हैं। फिर मॉर्निंग में जो है आप अपने अपने सेंटर पर जा सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने दिशा निर्देश भेजे हैं, 11:30 बजे आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश होगा, और 1:15 बजे तक यानी 1:20 तक करीब उनको प्रवेश होगा। उसके बाद वो प्रवेश नहीं करने देंगे। तो आप 11:30 के बाद कभी भी अंदर प्रवेश कर लें। साथ में आप आपका एडमिशन कार्ड साथ में ले लें। साथ ही एक फ़ोटो पहचान पत्र, कोई भी, जैसे आधार कार्ड हो या कुछ भी हो जिसमें फ़ोटो लगा हो आपका, ऐसा एक सरकारी जो है, ज़्यादातर जैसे ड्राइविंग लाइसेंस भी काम आ जाता है, ये भी आ जाता है, लेकिन आधार कार्ड आप ले लें, ओरिजिनल ले साथ में, क्योंकि उनको दिखाना होगा। साथ में एक फ़ोटो स्टेट कॉपी भी ले लें। जो आपको वहाँ क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जैसा कि मैं पूर्व में बताया मैंने कि आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा, उन क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन को आपको जो OMR शीट होगी, उसके अंदर आपको ब्लैक या ब्लू पेन से आपको गोला करना होगा। आपको पेंसिल यूज़ नहीं करनी है उसमें, कि ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का ही उसमें यूज करना है। निर्धारित समय में आप अपना प्रश्न पत्र कर ले। कुछ जानकारियाँ मैंने दी हैं। आप प्रश्न पत्र को हल करते समय थोड़ा ये ध्यान रखें। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ये रखना है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, उन क्वेश्चनों के अंदर आपको जो बिल्कुल 100% सही लगता है, उसको उसी समय गोला करता जाए। क्योंकि कई परीक्षार्थी ऐसा सोचते हैं कि लास्ट में गोले करेंगे। मेरा भी मानना है कि लास्ट में आप गोले करने के में रहोगे तो इससे हो सकता है कि आप लास्ट में होच पोच हो जाए, आपको एकदम पता ही नहीं चले मुझे क्या करना, और ऐसी जल्दबाजी में आपको जो है गलत गोले भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा भी मानना है, जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि 100% सही है या कई गुना आपको बिल्कुल परफेक्ट है, तो उस क्वेश्चन को आप अपनी OMR शीट जो साथ में बेरेट ले जा रहे हैं, उस बेर से एक बार मिलाकर, चाहे कितना ही सही है, आपको कई बार लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल सही है, मेरे को याद क्या देखने की ज़रूरत है। मेरा भी मानना कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है 100% सही है, उस क्वेश्चन को एक बार जो है उसमें बेर से हल्का सा देख ले तो उसे कन्फर्म हो जाएंगे। तो ऐसे करके आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाने, क्वेश्चन सोल्व करते जाने, और एक बारी में मेरा ही मानना है कम से कम आपको 30 या 40 क्वेश्चन ऐसे जो है जो आपके 100% सही है, उन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल डायरेक्ट से देख कर लो, तो आपको एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि इससे क्या लगेगा, आपको केवल आगे जो आपको क्या सोचना क्या है, मान लो हो सकता है इसमें 1.5 घंटा खर्च हो जाए, मेरा जो मानना 1.5 या 2 घंटे खर्च हो जाए, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर 40 क्वेश्चन आपको सही कर लिए और उसमें 1.5 घंटा भी लग गया, 2 घंटा भी लग गया, तो भी आपको नुकसान नहीं है। क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन केवल 5 क्वेश्चन ही सही करने हैं, जो बाकी के 60 क्वेश्चन हैं उनमें से 5 क्वेश्चन ही सही करने हैं। अगर यहाँ आपने 2 घंटे में 40 क्वेश्चन को बिल्कुल 100% कर लिया, डायरेक्ट देख लिया, कुछ देख लिया, उससे होता क्या कि कई व्यक्ति लगते हैं यार मैं तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन करूँगा और बिल्कुल सही होना चाहिए सभी। भाई आपको किस में चाहिए? आपको जब इसमें 45 से ऊपर नंबर भी आपके आएंगे तो आपको कौन से दिखा रहे हैं? आपको तो केवल रिजल्ट फेल या पास में आएगा, क्वालिफाइड हो या नॉन क्वालिफाइड हो उसमें आएगा। तो इसलिए मेरा ही मानना कि ज़्यादा सही करना कोई जरूरी नहीं है। उस ज़्यादा के चक्कर में हो सकता है आपको 45 नंबर ही नहीं आए। इससे अच्छा है कि आप कम से कम 40 जो क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन आपके एक बार में आप चाहे बेरेट देख के या कैसे भी देख के उन क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट कर लो। फिर
चाहे उसमें 2 घंटा लग गया चाहे 2.5 घंटा लग गया, मेरा भी माना, या 2 घंटा लग गया और बाद में 1 घंटा ही बच रहा है या आधा घंटा ही बच रहा है, तो भी कोई डर की बात नहीं है। अगर 40 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो फिर बाद में 60 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको आंखें बंद करके भी अगर गोले करोगे ना तो भी आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो इसलिए समझिए नहीं, तो 40 आपने सही कर लिए, 30 से 40 क्वेश्चन कर लो, चाहे 30 कर लिया तो कोई फंक्शन नहीं। तो लेकिन उसको जो क्वेश्चन आपको क्लियर है, आपके बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा भी उसमें डाउट होता है तो उसको बेरेक्ट देखो आप, और बेरेक्ट से उसको मिलान करके फिर उसको गोला करो। तो गोला करने के बाद क्या होगा कि क्वेश्चन आपको 100% सही हो जाएगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगेगा यार अब मेरे को कुछ करना ही क्या है इतना, तो अब तो हो गया मेरा लगभग काम, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर आगे के क्वेश्चन वैसे भी आपके सही हो जाएंगे। तो ये इस हिसाब से आप करो। अब क्या है कि 40 क्वेश्चन सही हो गए, बाकी क्वेश्चन आपने जब बाद में सेकंड वरीयता में जब देखोगे, सेकंड में सारे ही आपको, जब आपको पता कि ये चीज़ जो मेरे जितनी हिम्मत थी मैंने कर ली, सेकंड स्टेज में जब अगली बार उसको देखोगे तो वो बेरेक्ट से देखते जाओ। जैसे धारा आती है, जैसे कोई BNS की धारा आई या IPC की धारा आई है, तो उसको पढ़ते हुए, या BNSS की धारा है, कोई है, धारा से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आप निश्चिंत रहे, बिल्कुल निश्चिंत रहे, आप डरे नहीं, क्योंकि हर सांप जहरीला नहीं होता है। कई बार क्या है कि वो लोग देखते हैं कि और सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, और इस डर से कि वो जहरीला है लोग मर जाते हैं, इसलिए जहरीला नहीं होता है। ये AIB का एग्ज़ाम है, डर के एग्ज़ाम देना नहीं है, ऐसा माने कि ठीक है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ इसको एग्ज़ाम दो और आगे बढ़ो इस पर। सबसे बड़ा इसमें चैलेंज ये है कि आप सही समय पर आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाए, और बिना कोई टेंशन के, बिना कोई दबाव के, बीच में कोई मानसिक तनाव नहीं हो, किसी भी तरह का तनाव नहीं हो, अच्छा खाना खा के जाए, क्योंकि आप किसी भी खराब खाना खा लिया तो हो सकता है आपकी तबीयत भी खराब हो जाए। कोई भी ठंडा वंडा ऐसी चीज़ें अभी अवॉइड करें, एग्ज़ाम से पहले कम से कम कोई भी ठंडी चीज़ खाना अवॉइड करें, और आप अपनी निश्चिंत होकर बिल्कुल नाश्ता वास्ता करके जाए, और बढ़िया नाश्ता करके जाए, भूखा नहीं जाए। भूखे जाने पर हो सकता है आपको लगता है मुझे भूख नहीं लग रही, 11 बजे क्या खाना खाऊं, लेकिन हो सकता है कि उसमें एग्ज़ाम देते समय जब आप लिखना लगो ना, थोड़ा सा भी आपको थोड़ी टेंशन हुई तो वो भूख ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में आपकी क्वेश्चन जो है, आपकी एकदम दिमाग ख़राब हो जाएगा, और आपको जो है सही ढंग से क्वेश्चन पेपर हल नहीं कर पाओगे। इसलिए आप सब चीज़ों को ध्यान रखें। एग्ज़ाम की तैयारी का मतलब केवल पढ़ना ही नहीं होता है, सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, खान पीन का, रहन सहन का, कहाँ रहे, रात को सही जगह ठहरे कि नहीं ठहरे, ठंड लग गई, बुखार आ गई, आपकी मेहनत सारी पानी में चली जाएगी। इसलिए रात को किसी चीज़ में कंजूसी नहीं करें। जहाँ ठीक है, एक दिन आपको पैसा लगाना है तो लगाना, अच्छी जगह रहे, कोई बिल्कुल से रात को लेट तक नहीं सोए, जल्दी सो जाए, ताकि सुबह आराम से, अगर रिवीजन भी करना है तो सुबह आप रिवीजन कर सकते हो। और मेरा भी मानना, रिवीजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जो पढ़ा वो काफ़ी है आपके लिए। जैसा मैंने पूर्व में भी बताया है कि आप, जैसे भारत का संविधान है, जिसके मैंने कुछ ऑडियो भेज रखे, इसमें भारत के संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, मैंने बेरेक्ट के निशान भी बता रखे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर ले, या हल्का देख ले, जिससे कि आपको लगे कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको पता रहे कि कौन सी धारा में या कौन से भाग में है या कौन सा आर्टिकल में है, ये चीज़ आपको जानकारी है। तो भारत का संविधान है, जिसमें मैंने कहा 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। भारत के संविधान में केस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, लेटेस्ट भी आते हैं, तो सब तरह इसमें आते हैं, अमेंडमेंट भी आते हैं, संशोधन कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जो 42 और 44 संशोधन विशेषकर उस पर ध्यान रखें। और अभी जो लेटेस्ट में संशोधन हुए, जो जम्मू कश्मीर के बारे में जो नई कानून बन रहे हैं उसके बारे में, ऐसा जो नया लेटेस्ट संशोधन उसको भी ध्यान रखें। विशेषकर सुप्रीम कोर्ट की में जजेज की नियुक्ति के बारे में, संसद के बारे में, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संविधान संशोधन और मौलिक अधिकार निधि निर्देशक तत्व, इन चीज़ों को विशेषकर ध्यान रखें। फिर जो सेकंड सब्जेक्ट है आपका, जैसे इसमें BNS 2023 और IPC दोनों ही इसमें आएंगे, लेकिन आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपैरेटिव ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेंगे। कई बार जैसे उन्होंने कहा BNS की इस धारा में ऐसा था, तो IPC की धारा में कौन सा है, कोई नया क्या चेंज आया, जो बदलाव आया, जो IPC और BNS में क्या बदलाव आया, यानी जो कुल कितनी धाराएँ हो गई, विशेषकर जैसे हत्या, मानहानि, चोरी, लूट, डकैती, इन पे विशेष जोर दे, दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र, ये कौन सी कहाँ चेंज हो गए, जो इस पर थोड़ा ध्यान दें। जो नया चेंज हुआ है इसमें, जैसे संगठित अपराध बने हैं,
कौन सी धारा में है, आतंकवादी कृत्य है, ये जो कुछ नया जुड़ा है इसमें वो देखें। जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों में एक झपटमारी जुड़ा है, तो उसमें ये चीज़ें आपको ध्यान रखें। तो BNS ये पढ़ ले, इसमें भी इंडेक्स आप देख ले अच्छी तरह। इंडेक्स अगर आपने सही ढंग से देख लिया तो मेरा मानना है कि आपका काम सारा वैसे हो जाएगा, क्योंकि आप कितनी तैयारी करोगे, इंडेक्स आपको जानकारी नहीं है तो वहाँ जाके आप मेरे ढूंढते रह जाओगे, सारा ढूंढते रहोगे कौन सी चीज़ कहाँ है क्या है, और पूरा डिस्टर्ब हो जाओगे आप। इससे अच्छा इंडेक्स अच्छी तरह देख ले एक बार और। फिर एक है आपका जो प्रोसीजर संबंधी है, जिसमें BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और पूर्व में जो है CRPC थी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, उसमें भी ऐसे इंडेक्स वगैरह देख ले। और वो बहुत बड़ी बैरक्ट है या धाराएं ज़्यादा है, उसे आपको घबराना नहीं है। सीधा बात है, CRPC या जो BNSS है उसमें मेन बात है कि एक तो इसके अंदर जो किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए जो होती है, दस्तावेज पेश कराने के लिए है, तो समन वगैरह इसके बारे में आपको अच्छी तरह पढ़ना है। समन जैसे है, वारंट है, ये चीज़ें हैं, इनके बारे में पढ़ लो। फिर ट्रायल में जैसे सेशन ट्रायल से लगाकर आपको जो है वारंट ट्रायल, जो ये ट्रायल के बारे में, उसमें अंदर से कोई ज़्यादा विशेष नहीं पूछेंगे, उसमें सीधा धारा संबंधी पूछते हैं। जैसे सेशन ट्रायल में चार्ज की धारा कौन सी है, वारंट ट्रायल में चार्ज की धारा कौन सी है जो आरोप लगाने की, या उन्मोचन की धारा कौन सी है, तो ऐसा कुछ इसमें पूछेंगे। तो इसको देख ले अच्छी तरह, इंडेक्स अच्छी तरह देख ले, और कंपैरेटिव स्टडी देख ले उसमें जो आगे आगे देर का है, बैरेक्ट के आगे। और फिर आता है आपका BSA 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी आप उसमें भी पुराना, उसमें कुछ ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। तो कुछ धाराओं का कुछ ये चीज़ें हैं, तो उसके अंदर आप देखो, एक तो आप स्वीकृति और जो संस्वीकृति है वो चैप्टर पढ़ ले, मृत्युकालीन कथन पढ़ ले, सबूत का भार पढ़ ले, विबंध पढ़ ले, और इसके अलावा जो है इसमें परीक्षाएं जो पीछे है परीक्षाएं पढ़ ले, संसूचनाएँ पढ़ ले, और कुछ जो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक इनका देख ले, काफ़ी है। फिर है आपका CPC में क्या है कि देखो, धाराएं भी होती हैं, आदेश भी होता है, और आदेश के अंदर रूल्स होते हैं। तो इतना बहुत ज़्यादा पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप प्रारंभ से देखो इसमें सेक्शन 2 जिसमें परिभाषाएं हैं, जिसमें डिग्री, डिग्रीदार, निर्णय, त्रिणी, लोक सेवक वगैरह, ये देख लो। सेक्शन 3 से लगाकर 8 तक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। 6 में आर्थिक सत्ताधिकार के बारे में है, जो सरकार तय करती वो है। उसके बाद आपका 10 जो रेस सब जुडिस है, विचाराधीन न्याय है, और 11 रेस जुडिकेटा है, ये देख ले। फिर 15 से लेकर 21 वाद दायर करने के स्थान है, धाराएँ है ना। और फिर धाराओं में वापस आप आओगे तो धारा इसके अंदर 36 से लगाकर 74 तक डिक्री एवं आदेश का निष्पादन है। तो सारी धारा पढ़ना है आपके लिए मुश्किल काम है। तो इसमें केवल अंदर प्रोसीजर देख ले अच्छी तरह, जो इसका ऑर्डर 21 इसके साथ है, जिसमें विशेषकर डिग्री के निष्पादन के तरीके कौन से हैं, और वो कौन सी संपत्तियां हैं जो धन की डिग्री निष्पादन में कुर्क या विक्रय की जा सकती है, कौन सी नहीं की जा सकती। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे इससे, तो इन चीज़ों को देख ले। और फिर इसमें जैसे धारा आपकी सीधी 79 से 82, जिसके साथ ऑर्डर आपको 26 पढ़ना है, सरकार के द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद दायर करने संबंधी प्रावधान पढ़ने, ठीक है। और फिर इसके अंदर ऑर्डर 22, जिसके अंदर पक्षकारों की मृत्यु पर वाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा पढ़ना है। फिर कमीशन 75 से लगा के 78 कमीशन, साथ में धारा है 27, वो पढ़ ले। और फिर इसके बाद है आपका 79, मैंने 79 से 82 बताई दिया आपको। फिर 88, उसके साथ ऑर्डर है 35, इंटरप्लेटर छूट, ये स्पेशल छूट है, इसमें कोई भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो इसमें प्रतिवादी को मध्य विवाद होता है, तो इससे संबंधित पढ़ ले। और फिर इसमें आए आप 88 के बाद जो है सीधा ही 94, 95, ये है सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग या अनुपूरक कार्रवाइयाँ, जिसमें डिक्री से पहले कुर्की, डिक्री से पहले गिरफ्तारी, अस्थायी निषेधाज्ञा, प्रापक, ये जो सारे हैं ऑर्डर 38 से लगाकर 40 तक, और सेक्शन है इसमें 94 और 95, ये पढ़ ले। फिर इसके साथ अपील के अंदर धारा जिसे आपकी स्टार्ट होगी 99 से लगाकर 112 है, और ऑर्डर है इसमें 41 से लगाकर 45 तक, तो ये देख ले। फिर रेफरेंस या निर्देश,
इसके साथ सेक्शन है 113 113 और ऑर्डर है 46। फिर रिव्यू यानी पुनर्विलोकन, इसके साथ धारा 114 और ऑर्डर है आपका 47। फिर है रिवीजन, रिवीजन में है धारा 115 है, इसके साथ कोई ऑर्डर नहीं है। और एक इसमें जो है आप धारा 148A जो कैविएट के बारे में है, ये पढ़ लें। ये काफ़ी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देख लें। फिर इसके बाद जो फैमिली लॉ है, जैसा कि फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, ये क्या कि आपको लगभग आंसर आपको आ जाएंगे, वैसे भी आपको आ जाएंगे क्योंकि पढ़े हुए बेसिक चीज़ें हैं। तो फिर भी ठीक है, इनको हल्की हल्की, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम में धारा 5, 9, 10, 11, 12, 13 ये पढ़ लिया, 24, 25। मुस्लिम विधि में तो कोई एक्ट है नहीं, एक मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम है जो हल्का सा देख ले। तो ये 10 नंबर 8 10 नंबर का ये वो काम हो जाएगा। तो आपको 53 नंबर तो यही हो रहा है भाई, आपको कुछ करना ही नहीं, 53 नंबर तो यही हो रहा है। इनको सिर्फ ढंग से पढ़ लो, बाकी चीज़ें लॉ कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट देख लो, टिप्पी का एक्ट देख लो, महत्वपूर्ण चीज़ें देख लो, उसमें कोई विशेष नहीं है। और बाकी तो यूँ ADR दुनिया भर के सारे हैं, सब चीज़ें ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वो आगे तो वो उन चीज़ों में देखना, मैंने कहा 40 क्वेश्चन करने के बाद इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट से देखना, जो ADR के हैं, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, एडवोकेट एक्ट है, टैक्सेशन एक्ट है, टैक्सेशन है, कंपनी लॉ है, इनका जो है टिप्पी है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो बाकी के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप लास्ट में 40 क्वेश्चन करने के बाद इन क्वेश्चन को देखो, डायरेक्ट देख के डायरेक्ट करो, क्योंकि ये आपको कितनी कोशिश कर लोगे, बेसिक चीज़ आपको पता है लेकिन धाराएँ आपको पता नहीं है, तो उसके आधार पर करो और आप निश्चिंत होकर इस परीक्षा दो। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपको आप हम इसमें सफल हो, और सफल होने के बाद अब आए चित्तौड़, आपको महाराणा प्रताप लॉ कॉलेज आपका स्वागत करता है। आपने इस बार थोड़ा डरे डरे एग्जाम दे रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप किसी बात के डर ना हो और निश्चिंत होकर कि हर सांप जहरीला नहीं होता है, ये सोचकर आप परीक्षा दें और सफल रहे। धन्यवाद।